लास्टली हमने डिस्कस किया लास्ट लेक्चर के अंदर बेसिकली हमने शुरू की थी बात कि किस तरह से हम न्यूरल नेटवर्क को ऑप्टिमाइज़ करते हैं। उस हवाले से डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ को जिक्र करना हमने शुरू किया। लास्ट टाइम हमने जो जिक्र किया ना वो रेगुलराइजेशन है कि कैसे रेगुलराइजेशन को हम न्यूरल नेटवर्क के अंदर अपने लॉस फंक्शन के अंदर अगर हम ऐड कर दें तो उसको ऐड करने की वजह से कैसा हमारा कम्प्लेक्स नेटवर्क भी हो तो वो एक सिंपल फंक्शन लर्न कर लेता है। बेसिकली मकसद क्या था रेगुलराइजेशन का कि हम किस तरह से ओवरफिटिंग को जो है वो रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ओवरफिटिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, हाई वेरिएंस का लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, या वैलिडेशन डाटा सेट पे हाई एरर की मैं बात करूं, ठीक है, तो सभी का मतलब एक ही है। तो वो हमने पहले लॉजिस्टिक रिग्रेशन के केस के अंदर देखा था छुट्टियों से पहले। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ये देखा कि किस तरह से हम न्यूरल नेटवर्क के अंदर जो है वो हम रेगुलराइजेशन टर्म को ऐड करें तो उसका क्या इफ़ेक्ट होता है। तो वो हमने मैथमेटिकल प्रूफ करके चीज़ों को देखा। तो प्लीज़ आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा लास्ट लेक्चर के अंदर। आज इंशाल्लाह मैं ना उसकी जो डॉक्यूमेंट है वो भी आपसे शेयर कर दूँगा। अच्छा जी, आज हम एक और रेगुलराइजेशन टेक्निक की बात करेंगे, बल्कि बाकी मादा जितनी भी हैं उनका जिक्र कर लेते हैं कि उन टेक्निक्स को अगर हम ऐड करें तो किस तरह से हमारा जो नेटवर्क है ना उसके अंदर हम ओवरफिटिंग की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, उसके हवाले से जो हम आज टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे उनमें से एक है ड्रॉप आउट, बल्कि ड्रॉप आउट का भी एक स्पेशल वेरिएंट जिसका हम जिक्र करें उसका नाम है इन्वर्टेड ड्रॉप आउट। ये सादा ड्रॉप आउट से कैसे फ़र्क है इंशाल्लाह मैं आपको ये बताऊंगा। इसके अलावा दूसरी एक और टेक्निक, मतलब ये सारी रेगुलराइजेशन की टेक्निक है, मतलब ओवरफिटिंग को, हाई वेरिएंस को ओवरकम करने की सारी टेक्निक्स हैं। दूसरी टेक्निक जिसका हम जिक्र करेंगे जैसे जिसका नाम है अर्ली स्टॉपिंग, ठीक है। और इसी तरह से एक और टेक्निक है जिसका नाम है डाटा ऑगमेंटेशन, उसका भी जिक्र करेंगे। और इसके बाद अगर बात टाइम हमारे पास हुआ तो हम देख लेंगे कि किस तरह से हम अपने डाटा को नॉर्मलाइज करते हैं। ठीक है, इनपुट डाटा की नॉर्मलाइजेशन की बात हम देख लेंगे। अच्छा जी, इस हवाले से सबसे पहले हम ज़रा ड्रॉप आउट को डिस्कस कर लें। अच्छा जी, ड्रॉप आउट बड़ी तवज्जो से देखिएगा प्लीज़, बहुत आसान सी बातें हैं, कुछ मुश्किल नहीं है। फॉर इंस्टेंस मैं ज़रा डायरेक्ट आपको ना कोड के कॉन्टेक्स्ट में दिखाता हूँ ताकि ज़रा अंडरस्टैंडिंग आसान हो जाए। चलिए पहले विजुअली देख लेते हैं। देखिए फॉर इंस्टेंस ये मेरा नेटवर्क है कम्प्लेक्स सा, ठीक है, और इसको हम ये इनपुट्स दे रहे हैं यार, मार्कर जो है वो बस ऐसे ही, ठीक है। तो ये इनपुट्स हर न्यूरॉन को मिलेगी, ऐसे ही है। ठीक है जी, तो ये हमारा बेसिकली नेटवर्क ठीक है। अच्छा जी, और फॉर एग्जांपल हम बाइनरी क्लासिफिकेशन करना चाह रहे हैं तो आखिरी यूनिट हमारा सिंगल यूनिट है। अच्छा, ड्रॉप आउट टेक्निक बेसिकली करती क्या है कि आप हर लेयर के ऊपर ना रैंडमली, देखिए ये नेटवर्क है हमारा कम्प्लेक्स, तो कम्प्लेक्सिटी जैसे हमारे नेटवर्क के अंदर आएगी तो हम एक कम्प्लेक्स फंक्शन जो है उससे लर्न करेंगे। और उस कम्प्लेक्स फंक्शन की वजह से क्या होगा, इशू क्या आएगा, अगर आपका डाटा सेट छोटा है तो क्या होगा कि वो जो फंक्शन है ना वो आपके डाटा सेट पे फिट हो जाएगा, ठीक है, तो ओवर फिटिंग हो जाएगी। तो इसको हम कैसे रिजॉल्व करेंगे, किसी तरह से हमारा ये नेटवर्क जो है ना वो क्या हो जाए, वो सिंपल हो जाए। तो सिंपल करने की स्ट्रेटजी क्या है, ड्रॉप आउट की स्ट्रेटजी बेसिकली क्या है कि आप रैंडमली जो हर लेयर के जो यूनिट्स है ना उन्हें ड्रॉप आउट कर देते, उन्हें नॉक आउट कर देते हैं।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने स्ट्रेटजी ये अप्लाई की है ड्रॉप आउट की कि 50% जो नोड है ना, 50% वो हम हर लेयर पे उन्हें ड्रॉप कर देते हैं फॉर इंस्टेंस, ठीक है। तो फिर क्या होगा, जरा बड़ी गौर से देखिएगा। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि ये वाला रैंडमली, मतलब अभी रैंडम प्रोसेस वो कैसे होता है मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि ये वाला न्यूरॉन यहाँ से गायब, ये वाला न्यूरॉन यहाँ से गायब, ऐसे ही है ना। इसी तरह से रैंडमली कोई भी ये वाला न्यूरॉन गायब, और फॉर इंस्टेंस मैं कहता हूँ ये न्यूरॉन गायब, यहाँ से ये वाला न्यूरॉन ड्रॉप आउट और यहाँ से ये वाला ड्रॉप आउट। इसका क्या मतलब है, इस न्यूरॉन से जितने भी लिंक्स निकल रहे हैं वो सारे खत्म, इस न्यूरॉन से जितने भी लिंक्स निकल रहे हैं वो खत्म, यहाँ से जो निकले हैं वो खत्म। तो ऐसा करने से देखिए क्या हो रहा है जी, क्या हो रहा है जी, शाबाश बता सकते हैं जी। नेटवर्क हमारा इससे कौन सा सिंपल ये किया था जी, क्या ख्याल है, नेटवर्क सिंपल हो गया। तो सिंपलिसिटी जैसे ही आएगी तो उसका मतलब क्या है, कंप्लेक्सिटी कम हुई, इसका मतलब है ओवरफिटिंग कम। तो जस्ट राइट जो केस था जो लास्ट भी हम देख रहे थे, तो जस्ट राइट केस की तरफ हम मूव करते हैं, ये बात समझ आ रही है। तो ये बेसिकली बेसिक मोटिवेशन है ड्रॉप आउट स्ट्रेटजी की, कि आप हर लेयर के ऊपर एक प्रोबेबिलिटी डिफाइन कर लेते हैं कि कितने न्यूरॉन जो हैं या कितने यूनिट्स हैं उन्हें आप कीप करना चाह रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब आपने जितने कीप किए उसके बाद बाकी जितने भी हैं आपने वो ड्रॉप आउट कर दिए, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी है कि आप जरा, मैं इसको मैंने पिक्टोरिकली आपको दिखाने की यहाँ पे कोशिश की, अब मैं थोड़ा सा आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। फॉर इंस्टेंस देखिए जी, मैं ना ये पहली लेयर है, ये दूसरी लेयर, फॉर इंस्टेंस मैं इस तीसरी लेयर की बात कर लेता हूँ, ठीक है। ये मेरी तीसरी लेयर, ठीक है, ये है L3 फॉर इंस्टेंस, या इस पे जो एक्टिवेशन होगी वो A3 है, ठीक है। तो इसके ऊपर मतलब हर लेयर पे हम इंडिपेंडेंट ड्रॉप आउट को अप्लाई करेंगे। मतलब यहां मैं चाहता हूं फॉर इंस्टेंस मैं कहता हूं 75% जो न्यूरॉन है ना वो कीप रहे। इसका क्या मतलब हुआ, 25% नॉकआउट हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से इस वाले लेयर पे आप स्ट्रेटजी कोई और रख सकते हैं, आप चाहे 50% ड्रॉप हो जाए, 50% ड्रॉप ना हो। जनरली क्या केस है कि जनरली जहां पे नंबर ऑफ यूनिट्स ज्यादा है ना, उस लेयर पे जो आप ड्रॉप आउट की जो प्रोबेबिलिटी है ना या कीप की प्रोबेबिलिटी उतनी कम रखते हैं। अच्छा, एक मजे की बात है, यहाँ पे लिटरेचर के अंदर लोग ड्रॉप आउट को जो है ना, ड्रॉप आउट की टर्म को कीप प्रोबेबिलिटी के साथ जोड़ते हैं, यानी कि आपने कितने न्यूरॉन रिटेन किए, ठीक है। इसका मतलब बाकी मादा क्या होंगे, नॉकआउट हो जाएंगे, ठीक है। तो जो कम्प्लेक्स आपकी लेयर हो तो जनरली स्ट्रेटजी क्या है, उस पे जो की प्रोबेबिलिटी है वो छोटी होगी, वो कम होगी। क्या मतलब, वहां पे ड्रॉप आउट या नॉकआउट ज्यादा होंगे यूनिट्स। अब देखें जी, हाँ जी, अब मैं जरा इसकी ना एक डेमो आपको दिखाना, मैं इस लेयर के कॉन्टेक्स्ट में दिखाना चाहूंगा आपको कि इस लेयर के जो आउटपुट है, बेसिकली लेयर की आउटपुट क्या है, A3 ना, सॉरी, ये हमारी इस लेयर की एक्टिवेशंस हैं, ठीक है। इसको मैंने कोडिंग के कॉन्टेक्स्ट में आपको ये दिखाया। अच्छा सॉरी, मैं भूल ना जाऊं, मैं आपको इंशाल्लाह आज एक असाइनमेंट शेयर करूंगा जिसमें अंदर हमने जितनी भी रेगुलराइजेशन के रिलेटेड टेक्निक्स पढ़ी है ना, उनको ज़रा उनके हवाले से होगी। वो क्या होगी वो इंशाल्लाह आपको बता दूंगा। अभी जो मैंने एकदम से सोचा है वो ये है कि आपने रेगुलराइजेशन जो लास्ट टाइम हम पढ़ी टेक्निक, और जो हम L2 रेगुलराइजेशन पढ़ी जो हमने, और दूसरा जो ड्रॉप आउट स्ट्रेटजी, अगर हम दोनों को अप्लाई करें तो उसका क्या इफेक्ट होता है, ठीक है, रिजल्ट कितने अच्छे आते हैं कितने बुरे आते हैं। तो अगेन मैं आपसे वो लिंक शेयर कर दूंगा। कोड को मॉडिफाई बेसिकली आपने करना है और ज़्यादा काम नहीं है उसके, ठीक है। अच्छा जी, अब ज़रा हम इसको देख लेते हैं कि इसको हम इसके अंदर हम अगर ड्रॉप आउट अप्लाई करना चाहें तो उसका कोड के कॉन्टेक्स्ट में ना, कोडिंग के कॉन्टेक्स्ट में क्या होगा तरीकाकार। अच्छा जी, अब देखें ज़रा, मैं कहता हूँ की प्रोबेबिलिटी जो है मेरी, की प्रोबेबिलिटी का जो मेरा वेरिएबल है उसकी वैल्यू है फॉर इंस्टेंस 75% हम रिटेन करना चाह रहे हैं न्यूरॉन। अब मैं सबसे पहला स्टेप क्या करूंगा, पहले मैं मास्क एक बनाऊंगा हमेशा, ठीक है, जो इस लेयर पे अप्लाई होगा।
वो कैसे करके अप्लाई होगा मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, आपने मास्क बनाना है। मास्क कैसे बनाएंगे आप? जो इस लेयर के साइज के मुताबिक का होगा और रैंडम मास्क। फॉर इंस्टेंस मैं कहता हूँ आपने जी np डॉट रैंडम डॉट रैंड इस वाले फंक्शन को कॉल किया और इसको आपने इस लेयर का साइज बताया। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या साइज है इसका, क्या साइज है इसका जी? 4/1 साइज नंबर ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है, ठीक है, 4/1। तो आप डायरेक्ट 4/1 लिख दें या मैं इसे ऐसे करके कोडिंग के कॉन्टेक्स्ट में लिख दूँ। ये लेयर 3 थी, डॉट शेप क्या है इसकी शेप, हाँ जी 0 कामा A3 डॉट शेप 1, ठीक है। इसका मतलब क्या है 4, इसका मतलब क्या है 1। आप डायरेक्ट ऐसे लिख लें या ऐसे लिख लें, जनरलाइज कर लें। अच्छा, ऐसा करने से क्या होगा, मेरे पास एक अरे बनेगी जिसका साइज है 4/1 या एक वेक्टर बनेगा जिसका साइज है 4/1 और जिसके अंदर रैंडम वैल्यूज होंगी। ठीक है। अच्छा, जस्ट समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ना मैं ऐसे ही इसके अंदर वैल्यू रखने जा रहा हूँ। मैं फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ इसके अंदर ये ना आपने रैंड वाले फंक्शन को कॉल किया तो इसने ये वाली वैल्यू दी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ऐसे, यानी कि ये किया तो इस मास वेक्टर के अंदर ये एक वेक्टर बन गया, ऐसा कुछ वेक्टर बन गया। ठीक है, ये अपने तौर पे मैं जस्ट मैं इस बात को जरा एक्सप्लेन कर सकूं आसानी से। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, मास्क इज इक्वल टू मास्क या मैं इसकी जगह पे क्या लिख दूं, शाबाश, बता सकते हैं इसका इफेक्ट क्या होगा। ये वेक्टर है, ये कैसा हो जाएगा, या ये वैल्यू थी, अब इसके अंदर वैल्यू क्या आ जाएगी, बता सकते हैं आप। शाबाश, ये अप्लाई किया, यानी कि ये मास्क तरह देख लें, ये क्या है, ये वैल्यूज जो इस वेक्टर के अंदर आपको नजर आ रही हैं, जीरो पॉइंट, जी शाबाश, शाबाश, ये सारी वैल्यू क्या आ गई, ये भी ट्रू, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग भी ट्रू। यानी कि जो रिटर्न होगा, जो रिटर्न एक वेक्टर होगा जिसके अंदर वैल्यू क्या होंगी, ट्रू ट्रू फॉल्स और ट्रू। इन्हें मैं बाइनरी के अंदर दिखाना चाहूं तो ये है 1 1 और 0 और 1। ये बात समझ आ गई। अच्छा जी, यानी अभी तक हमने जस्ट एक ही स्टेप बेसिकली परफॉर्म किया है कि हमने ये काम कर लिया। दोनों स्टेप को मैं एक ही जगह भी कर सकता था, लेस देन यहाँ पे 55। ठीक है, ये बात समझ आ रही है जी। अच्छा जी, ऐसा करने से हमने एक मास्क बना दिया। बड़ी ही तवज्जो फरमानी है आपने प्लीज। अब मैं असल काम अब करने लगा हूं, वो क्या है, यानी कि ये मास्क के अंदर भले भूल याद रखें आप 1 1 0 1। अब देखें, मैंने मेरी ये एक्टिवेशन, जिसको ये A3 एक्टिवेशन जो आउटपुट आ रही है, इसके साथ मैं क्या करने लगा हूं, np डॉट मल्टीप्लाई इसको A3, ये हमारी जो आउटपुट थी। A3 क्या है, एक वेक्टर है जिसके अंदर क्या वैल्यू है, कितनी वैल्यू है, इस वेक्टर की क्या डायमेंशन है, 4/1 या 4A3 लेयर को मैं 4/1 4A3 कह दिया। जस्ट कोडिंग के अंदर हम ऐसे करके लिखते हैं। ठीक है। अच्छा जी, इसकी डायमेंशन है 4/1। मैं क्या करने लगा हूँ, अब बड़े गौर से देखिए, इसको मल्टीप्लाई करने लगा हूँ किसके साथ, मास्क के साथ। ये मल्टीप्लिकेशन कौन सी वाली है, बता सकते हैं कौन सी वाली? शाबाश, एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन। कि इसका, इस वेक्टर का जो हमारा ए वेक्टर है, फॉर इंस्टेंस उसके अंदर मैं कहता हूँ कोई वैल्यू है A B C D, ये मेरा ए वेक्टर है, ये A3 वेक्टर है मेरा, और ये मेरा मास्क है। अब मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कैसी मल्टीप्लिकेशन है, एलिमेंट वाइज।
कि इसका पहला एलिमेंट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ, तीसरा एलिमेंट तीसरे के साथ। तो अब आउटपुट क्या आएगी, अब देखिए जरा, ये मेरा क्या है A3। अब मेरी जो आउटपुट है उसके अंदर क्या वैल्यूज क्या आएंगी, देखिए जरा, अप्लाई करेंगे एलिमेंट वाइज अप्लाई करेंगे तो ऐसा करने से क्या होगा, अब ये मेरा जो A3 है क्या आएगा ABC, C0 और B। ऐसा करने से हमने नॉकआउट कर दिया किसको, एक यूनिट को। 4 यूनिट थे ना, 25% जो है वो हमने नॉकआउट कर दिया। ये बात समझ आइए। तो ये है सादा ड्रॉप आउट। बड़ी तवज्जो से इस बात सुनिए, अभी मैंने जस्ट ड्रॉप आउट किया है, लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं, कौन सी स्ट्रेटजी पढ़नी है हमने, इन्वर्टेड ड्रॉप आउट। ठीक है, अच्छा मैं अभी थोड़ा सा इसकी ना, ये जस्ट इंप्लीमेंटेशन आपको दिखा दी। एक और स्टेप है वो इन्वर्टेड ड्रॉप आउट का है, उसे मैं अभी थोड़ा देर के लिए डिले करता हूं, उसको भी आपको दिखाता हूं। थोड़ा सा ना मैं अब हिस्ट्री के बारे में बताना चाह रहा हूँ, ड्रॉप आउट की हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में ना। एक MSc का स्टूडेंट था, उसका नाम था, इंडियन है वो, नतीश श्रीवास्तवा ऐसा करके उसका नाम है। वो मास्टर्स, जैसे आप माशाल्लाह स्टूडेंट हैं MPhil के, ऐसे वो भी स्टूडेंट था। तो उसने ना एक आइडिया को लिया, वो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम बिशप था। 1994 के अंदर ना उसने एक न्यूरल नेटवर्क के कॉन्टेक्स्ट में एक रिसर्च की। बड़ी तवज्जो सुनिएगा इस बात को, बहुत आसान सी बातें हैं, मैं प्रूफ नहीं कर रहा, मैं प्रूफ ऐसे कर सकता हूँ, मैंने अपने हैंडआउट्स पे लिखी भी हैं चीज़ें वो, लेकिन जस्ट मैं आपको ज़बानी पहले बताना चाहूँगा। अगर आप चाहेंगे तो मैं उसको प्रूव करके भी आपको दिखा सकूँगा। अच्छा, बिशप साहब ने क्या किया, उसने कहा कि अगर हम न्यूरल नेटवर्क के अंदर ये जो इनपुट है ना, ये जो हमारा इनपुट वेक्टर है, इसके साथ अगर हम नॉइस, गॉसियन नॉइस ऐड कर देना, जिसका मीन 0 है और उसकी कोई वेरिएंस है सिग्मा स्क्वायर फॉर इंस्टेंस, अगर उस नॉइस को हम इसकी स्टार्टिंग लेयर के अंदर ऐड कर दें, बड़ी तवज्जो सुनिएगा इस बात को, तो अब ये जो नेटवर्क है ना, ये नेटवर्क बिल्कुल ऐसा ही परफॉर्म करेगा आफ्टर एडिंग नॉइस। अब ये जो इनपुट और आउटपुट के दरमियान जो मैपिंग लर्न करेगा ना, जो फंक्शन लर्न करेगा ना, वो फंक्शन ऐसा ही होगा जैसे कोई रेगुलराइज फंक्शन है। ठीक है, यानी कि उसने नॉइस ऐड करके साबित कर दिया कि आपने x इनपुट नहीं देनी, अब आपकी इनपुट क्या है, x डैश इज इक्वल टू x प्लस एप्सिलॉन। जैसे ही आप ये इनपुट दे देंगे ना, तो ऐसा करने से इसके अंदर यानी कि नॉइस को इंजेक्ट करें एट द स्टार्ट, तो इसका इफेक्ट ऐसे ही होता है जैसे रेगुलराइजेशन का इफेक्ट होता है। अगेन मैं इसको साबित नहीं कर रहा, करना बहुत आसान से है, कुछ इक्वेशन फॉरवर्ड पास की लिखनी है और कुछ भी नहीं है। फॉरवर्ड पास की इक्वेशन के अंदर x की जगह पे x प्लस एप्सिलॉन लिख देना बस। ठीक है, ये जस्ट नॉइस है। अच्छा, अब मैं इसके साथ जोड़ने लगा हूं, ये काम किया था बिशप साहब ने न्यूरल नेटवर्क की इनपुट के लिए, स्टार्टिंग लेयर के लिए, पहली लेयर के लिए। अच्छा, बिशप के इसी आइडिया को लेके ना, ये 1994 आई थिंक सो, 2014 के अंदर ना नतीश, ये इंडियन था, इसने क्या किया, इसने कहा मैं स्टार्ट पे ये जो नॉइस है इंजेक्ट नहीं करता, बल्कि ऐसा करता हूं, मैं इसका इफेक्ट देखता हूं, मैं इसकी हर हिडन लेयर के ऊपर नॉइस को इंजेक्ट करके देखता हूं और फिर देखता हूं कि क्या इफेक्ट होता है। उसने ये काम किया। ऐसा करने से क्या बेसिकली हुआ, यही हुआ जो अभी आपको मैंने दिखाया। क्या हुआ, नॉकआउट हो गए, मतलब कुछ न्यूरॉन्स जो थे नॉकआउट हुए। देखिए आप जरा, मैं यहां पे नॉइस कैसे ऐड हुई है, जरा बड़े गौर से देखिए। ये जो स्टेटमेंट है ना, ये वाली स्टेटमेंट, ये जो मल्टीप्लाई हमने किया है, ये बेसिकली क्या किया हमने, इस एक्टिवेशन को नॉइस इसके अंदर ही ऐड किया है। ऐसे ही है ना, इसके अंदर हमने नॉइस ही ऐड की, ये नॉइस है बेसिकली, इसके अंदर ऐड करने की कोशिश की है, इस जीरो ने से खत्म ही कर दी। दिस इज जस्ट लाइक एडिंग अ नॉइस इनसाइड द नेटवर्क। नॉइस ऐड करने का मतलब हुआ हमने ड्रॉप आउट कर दिया किसको, किसी न्यूरॉन को। अगर मैं ये नॉइस हर जगह ऐड करता हूं, इसका मतलब बड़े सारे न्यूरॉन्स को मैं क्या कर दिया, नॉकआउट कर दिया। ऐसा करने से अल्टीमेटली क्या हो गया, मेरा नेटवर्क सिंपल हो गया। अल्टीमेटली क्या हो गया, रेगुलराइजेशन हमने ऐड कर दी। ये बात समझ आ रही है। तो ये उसने नतीश ने किया, और इसकी पब्लिकेशन मैं अभी आपको इसका काउंट अगर दिखाऊं ना, मैं कल ही देख रहा, अराउंड 40,000 प्लस साइटेशन है इस बंदे की, और वो मास्टर का स्टूडेंट था
मास्टर का जब स्टूडेंट था, अभी कोर्स वर्क ही वो पढ़ रहा था, तो उसी दौरान उसने वो काम अपना पब्लिश किया। ठीक है, तो क्या सोचा आपने फिर? ठीक है, यानी वो मोटिवेशन ही सारा कुछ है। लास्ट वीक बात हो रही थी, जैसा आप सोचेंगे अल्लाह वैसी चीज़ें बनाता जाएगा। प्लीज़ अच्छा गुमान करें आप लोग, ठीक है। अच्छा जी, ये मैंने नॉइस से ऐड की। अब जरा बड़े गौर से देखिए, अब मैं थोड़ा सा और आगे, ये इसने सिंपल जो ड्रॉप आउट की स्ट्रेटजी, इसको नाम दे दिया उसने ड्रॉप आउट का ना, जो अभी तक का हमने किया। अच्छा, ये काम उसने ट्रेनिंग के दौरान तो किया, बड़ी तवज्जो सुनिए इस बात को। उसने कहा इट्स ओके, ये मैंने ड्रॉप आउट ऐसा करने से नॉइस हमने ऐड कर ली है, नॉकआउट हो गए कुछ न्यूरॉन्स। उसका ये काम तो हमने किया ट्रेनिंग के दौरान। देखिए अब ट्रेनिंग कैसे की है कि ट्रेनिंग के दौरान ये वाली स्टेटमेंट चलाई, यानी कि वही फॉरवर्ड हमारी जो क्वेश्चन है उसके अंदर जब ये कंप्यूट हो गया उसके बाद हमने ये मल्टीप्लिकेशन कर दी, यानी कि वो जो भी हम फॉरवर्ड पास की क्वेश्चन हमने पहले पढ़ी है बिल्कुल ऐसा ऐसा ही है, बस एडिशन ये एक टर्म ऐड हुई है विद दीज स्टेटमेंट्स। ठीक है, बस ये टर्म ऐड हुई है, बाकी वही फॉरवर्ड पास जैसे हम जी कंप्यूट करते थे, फिर ए कंप्यूट करते थे, ए कंप्यूट करने के बाद उसने नॉइस ऐड कर दी बस। उसके बाद फॉरवर्ड पास हुआ, और बैकवर्ड पास के अंदर आप बड़ी तवज्जो सुनिएगा, वेट कौन से वाले अपडेट होंगे, कौन से वाले, क्या ये जो हमने नॉकआउट किया ये वाला नोट, इसके वेट्स अपडेट होंगे? नहीं होंगे, सिर्फ वेट्स अपडेट होंगे जो रिमेनिंग जो की नोड्स हैं उनके। सही होगी बात, ये बात समझ आ रही है? अच्छा जी, अब अगली लेयर के अगली बड़ी मजे की बात, क्योंकि ये सारा रैंडम प्रोसेस है ना, ये एक आइट्रेशन के अंदर ऐसे हुआ कि फॉरवर्ड पास हुआ, ये नॉकआउट हुआ, बैकवर्ड पास के अंदर इसके वेट्स अपडेट नहीं हुए। अब नेक्स्ट आइट्रेशन के अंदर क्या होगा, कोई और वेट्स जो हैं वो कोई और जो यूनिट्स हैं वो ड्रॉप आउट होंगे। फॉर इंस्टेंस ये हो गया, इसका क्या मतलब है, अब इसके वेट्स अपडेट नहीं होंगे। बड़ी तवज्जो सुनिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इस पे आपको जरा वो श्रिंकिंग इफेक्ट और वेट की सप्रेशन, जो वेट को हम डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो नजर आएगी कि वेट्स जो हैं एक यूनिट्स पे रिलाई नहीं कर रहे, ये आपस में ये मल्टीपल यूनिट के अंदर जो है इनकी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। हाँ जी, बात समझ आ रही है? अभी मैं इसको मजीद भी एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, ये इसने किया ट्रेनिंग की बात समझ आ गई, ट्रेनिंग का तो वही शुरू है, ठीक है। रैंडम, ये रैंडम, बस आपने क्या करना है, दिस इज अगेन हाइपर पैरामीटर लाइक थिंग, की प्रोबेबिलिटी आपने खुद से फिक्स करनी है बीइंग अ प्रोग्रामर, या उसकी भी मैंने स्ट्रेटजी थोड़ी सी रैंडम आपको बता दी है। वो क्या है, जहां पे नंबर ऑफ न्यूरॉन्स ज्यादा है तो वहां पे अप्लाई करें। अच्छा चलें, आप सही सवाल, इस वाली लेयर के बारे में क्या ख्याल है, शाबाश बताएं जी। यहां ड्रॉप आउट अप्लाई करना है, यहां तो अप्लाई करना बड़ा ही खतरनाक होगा, जो आउटपुट चाह रहे हैं वो आएगी नहीं। ठीक है, इसका मतलब जहां पे नंबर ऑफ लेयर, जहां पे नंबर ऑफ न्यूरॉन ज्यादा है वहां पे ज्यादा अप्लाई कर लें, और जहां पे कम है वहां पे, अब तो मैंने जो नेटवर्क शो किया है वहां पे सभी पे एक जितने न्यूरॉन्स बने रखे हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, अब जरा देखिएगा, ये उसने फॉरवर्ड पास के अंदर, ये मैं नतीश की कहानी आपको सुना रहा हूँ, उसने फॉरवर्ड पास के अंदर ये काम किया और ट्रेनिंग के दौरान ये किया, फॉरवर्ड पास बैकवर्ड पास के अंदर कैसे मामला था। अब टेस्ट टाइम पे फिर क्या किया उसने? टेस्ट टाइम पे क्या करना चाहिए जी? देखें, जो ट्रेनिंग टाइम पे हो रहा है टेस्टिंग टाइम पे तो वैसे ही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ना जी। शाबाश, टेस्ट टाइम जरा एक सोचने वाली बात है कि नहीं। टेस्ट टाइम पे उसने ये किया, उसने कहा कि कोई भी एक न्यूरॉन है ना, ठीक है, मैं मतलब अब इसके जो भी वेट्स है ना इनको मैं स्केल कर देता हूं, किसके साथ, इसका कुछ और मैथ भी है लेकिन मैं उसे सिंप्लीफाई करके जितना कर सकता हूं मैं बता रहा हूं आपको। उसने कहा हम क्या करते हैं, ताकि जो एक्टिवेशन की वैल्यू यहां पे आ रही थी एट द टाइम ऑफ ट्रेनिंग, टेस्टिंग टाइम पे भी वो एक्टिवेशन की ओवरऑल जो वैल्यू है या एक्सपेक्टेड जो वैल्यू वही रहे। उसने पता क्या किया, उसने कहा इसको ना P के साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसका जो भी वेट है W1 फॉर इंस्टेंस, ये W2 है, ये W3 है, ये W4 है, इसको क्या करें, ये मतलब किसी लेयर का, फॉर इंस्टेंस लेयर 3 है, लेयर 3 है, हर लेयर पे जो की प्रोबेबिलिटी है ना उसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। ऐसा करने से क्या हुआ, यानी कि जो वैल्यू है स्केल डाउन थोड़ा सा कर दिया काम, ताकि ओवरऑल वही बांझो जो ट्रेनिंग टाइम पे थी। ये मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? इनके टेस्टिंग टाइम पे उसने कोई ड्रॉप आउट नहीं किया,
लेकिन देखें ना, अगर मैं ये स्केल नहीं करता, स्केल डाउन नहीं करता वैल्यू, तो क्या होगी, ये वैल्यू क्या आएगी, बड़ा एक नंबर आएगा ना, सभी यहाँ से भी कोई वैल्यू आएगी, यहाँ से भी कोई वैल्यू आएगी, यहाँ पे भी आएगी, यहाँ पे भी आएगी, और उसका इम्पैक्ट अल्टीमेटली यहाँ पे होगा। उसने कहा कि ये यहाँ पे जो एक्टिवेशन है उसे हम छोटा करना चाह रहे हैं, तो फिर क्या करें, उसने कहा इन वेट्स को ना मैं छोटा और कर देता हूँ, जो की प्रोबेबिलिटी ना ये 0.5 इसके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ताकि ओवरऑल इम्पैक्ट जो है ना आउटपुट पे ऊपर वो ज्यादा ना पड़े, एक्सपेक्टेड एक्टिवेशन वैल्यू वही सेम रहे। ठीक है, अच्छा चले मैं इससे ना रिवर्स करके आपको बताता है, मतलब मैं अगला आइडिया डिस्कस करता हूँ, फिर मैं इस पे दोबारा से इस वाली आइडिया पे आऊंगा, होप्स हो कि आपको ये वाली बात समझ आ जाए। अब देखें अगला आइडिया क्या था, ड्रॉप आउट, ड्रॉप इन्वर्टेड ड्रॉप आउट। ये एक और सर्च थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा मैं ना इन्वर्टेड ड्रॉप आउट स्ट्रेटजी अपनाता हूँ, उन्होंने इसी की एक्सटेंशन की। वो कैसे करे, बड़ी तवज्जो सुनिएगा। अब मैं असल बात की तरफ आने वाला, अभी तक मैंने जितना भी वो सुनाया आपको, ये कोड लिखने के अलावा सारी कहानियां थी। अब मैं असल बात की तरफ आने, बड़ी तवज्जो सुनिएगा बस। ये ऐसे ही लिखना है आपने, ये स्टेटमेंट ऐसे ही, नॉइस ऐसे ही ऐड करनी है। इसके बाद ट्रेनिंग टाइम पे आपने एक और स्टेटमेंट भी ऐड करनी है, इसको क्या कहते हैं, जरा गौर से देखिएगा। A3 इज इक्वल टू A3 डिवाइडेड बाय कीप प्रोबेबिलिटी। ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड इन्वर्टेड ड्रॉप आउट। ये स्टेटमेंट क्या कर रही है, ये स्टेटमेंट क्या कर रही है, स्केल अप कर रही है, एक्टिवेशन को क्या कर रही है, स्केल अप कर रही है। बस अब जरा गौर से सुनिएगा इस बात को। ट्रेनिंग टाइम, अब इसका मतलब है एक और स्टेटमेंट ऐड हो जानी है, जो कि ये है, यानी कि दो स्टेटमेंट, ये नॉइस ऐड करनी है, उसके बाद आपने एक्टिवेशंस को अप कर देना, स्केल अप। अब टेस्ट टाइम क्या करना है, टेस्ट टाइम कुछ भी नहीं करना, नो स्केलिंग इज रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ टेस्टिंग, कुछ भी नहीं करना, ऐसे ही रहने दें। ये मेरी बात समझ आई? अगर आपको ये बात ज्यादा समझ नहीं आई तो मैं इसको ना एक इसकी एक्सप्लेनेशन देने लगा हूं स्टैट के कॉन्टेक्स्ट में, बड़ी तवज्जो सुनिएगा इस बात को। ये देखें जरा जी, A3 हमारी क्या हो रही थी, जरा वो सब इसकी एक्सप्लेनेशन कि टेस्टिंग टाइम पे अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, और ट्रेनिंग टाइम पे ऐसा करने से क्या हुआ, अब मैं वो आपको दिखाने लगा। देखें ट्रेनिंग टाइम पे क्या हो रहा है, A3 इज इक्वल टू A3 विद A3 के बराबर ही होगी, कब, विद प्रोबेबिलिटी इज P। A3 इज इक्वल टू 0 कब, विद की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 माइनस P। अब मैं चाह रहा हूं, हम क्या चाह रहे हैं, A3 जो है, बल्कि इसे मैं डैश कह दूं थोड़ा सा फर्क आ जाए बस, अदरवाइज तो असाइनमेंट स्टेटमेंट एक मतलब है, A3 डैश इज इक्वल टू A3 हो। हम ये चाह रहे हैं A3 डैश इज इक्वल टू A3 हो, क्या, दोबारा से हम ये चाह रहे हैं A3 इज इक्वल टू A3 डैश हो। अब जो इन्वर्टेड ड्रॉप आउट है उसके अंदर हमने क्या किया है, A3 डैश इज इक्वल टू A3 डिवाइडेड बाय P, यही किया ना हमने, की प्रोबेबिलिटी से डिवाइड कर दिया, यही किया ना हमने। अब देखें जरा, क्या एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो ऐसे लिखना चाहिए, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ A3 डैश हम चाह रहे हैं इसके बराबर रहे, अगर ये एक इसके बराबर रहती है तो इट्स ओके। अब जरा देखें, मैं अब फॉर्मुलेशन लिखना, वेटेड एवरेज, एक्सपेक्टेशन की फॉर्मुलेशन का पता है, एक्सपेक्टेड वेटेड एवरेज हम कैसे फाइंड करते हैं, या एक्सपेक्टेशन हम कैसे फाइंड करते हैं, हम ये करते हैं जो भी आउटकम है उसको मल्टीप्लाई करें किसके साथ, प्रोबेबिलिटी के साथ, प्लस जो भी आउटकम है इसे मल्टीप्लाई करें किसके साथ, प्रोबेबिलिटी के साथ। ये क्या आएगा, A3 डिवाइडेड बाय P मल्टीप्लाई बाय दिस P प्रोबेबिलिटी प्लस, हाँ जी, 0 आउटकम मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस P प्रोबेबिलिटी। ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या आ गई, A3 मैंने कहा या मैं A3 डैश कह दूं, एक ही बात है, ठीक है, आउटपुट जो भी है जी क्या आ रही है जी, शाबाश, A3। यानी कि ये डिवाइड करने से ना वो सेम जो हम एवरेज एक्सपेक्टेड एवरेज चाह रहे हैं वही आ रही है। तो इसका मतलब है इन्वर्टेड ड्रॉप आउट ने ये रोल प्ले किया
कि अब आपको एट द टाइम ऑफ टेस्टिंग कुछ भी नहीं करना पड़ा। वो एक मुश्किल सोचना भी मुश्किल लग रहा था, हमें अंडरस्टैंड भी करना ज़रा मुश्किल लग रहा था, यार वो स्केलिंग करेंगे क्या होगा, इसके अलावा इसके साथ और चीज़ें भी जुड़ी थी। अब ऐसा कुछ आपको टेस्टिंग टाइम के बारे में बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं, जस्ट आप ट्रेनिंग टाइम पे ये जो स्केलिंग फैक्टर है इसे आप डिवाइड कर, दैट्स इट। ठीक है, आप कोई सवाल है तो करें जी। ये वाला जो काम है, ये जो काम है, ये आपने हर जगह इन्वर्टेड ड्रॉप आउट अप्लाई किया ना, तो ये दो स्टेटमेंट आपको हर जगह लिखनी पड़ेगी, यानी कि नॉइस ऐड करनी है और बस उसके बाद आपने इन्वर्ट करना है। इन्वर्ट करने से मुराद क्या, डिवाइड करना है आपने। सिंपल ड्रॉप आउट अप्लाई करना है, नतीश वो पुरानी स्ट्रेटजी है, उसके इसके अंदर आपको टेस्टिंग टाइम भी ये स्केलिंग करनी पड़ेगी हर जगह पे, उस हवाले से करना पड़ेगा जो आपने की प्रोबेबिलिटी रखी है। मतलब यहाँ पर की हमने की प्रोबेबिलिटी फॉर एग्जांपल 70%, 0.75, तो 0.75 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ रखी फॉर इंस्टेंस 0.5, तो हर 0.5 के साथ आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड सो ऑन। ठीक है, ये बात समझ आई है जी? ठीक है, इस बात को मैं अगर दो लफ्ज़ों में, दो सेंटेंस में बताना चाहूँ तो ड्रॉप आउट बेसिकली क्या स्ट्रेटजी है, इन्वर्टेड ड्रॉप आउट स्ट्रेटजी बेसिकली क्या है कि आप रैंडमली अपने जो आपका न्यूरल नेटवर्क है उसके जो डिफरेंट यूनिट्स हैं उन्हें नॉकआउट कर दें। नॉकआउट करने से क्या होगा, वो नेटवर्क आपका सिंपल हो जाएगा। सिंपल नेटवर्क होने का मतलब क्या है, वो ओवरफिटेड नहीं होगा। तो यही हम चाह रहे थे। ठीक है, टेक्निकली आपने क्या करना है, बेसिकली बीइंग अ प्रोग्रामर आपको जस्ट हर लेयर को मल्टीप्लाई करना है, किसके साथ, नॉइस के साथ, बेसिकली मास के साथ। ठीक है, जो हमने यहाँ पे किया, और उसके बाद आपने क्या करना है, स्केल कर देना, स्केल अप कर देना, बेसिकली जस्ट डिवाइडेड बाय की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये की प्रोबेबिलिटी था ये पी से मुराद यहाँ पे की प्रोबेबिलिटी। ठीक है जी, ये बात समझ आ गई? हाँ, मैं अभी इसका आंसर थोड़ा सा किया कि आप देखें कम्प्लेक्सिटी देखें उस लेयर की ना, कि अगर नंबर ऑफ न्यूरॉन्स बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब है यहाँ पे एक कम्प्लेक्स फंक्शन होगा, तो उसे सिंप्लीफाई करना है, तो इसका मतलब है जो की प्रोबेबिलिटी की वैल्यू छोटी रखनी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो न्यूरॉन है वो नॉकआउट हो सके। हर लेयर पे डिफरेंट रखनी है। ये जो मैंने आपको नेटवर्क शो किया जी, तो था कि इसके अंदर हर लेयर पे एक जैसे न्यूरॉन थे। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो कोड आपने किया होगा ना, आपने देखेंगे। नहीं, ये जो टर्म है ना, ये वाली, ये देखें, ये जो मल्टीप्लिकेशन है ना, ये है नॉइस ऐड करना। ये जो मल्टीप्लिकेशन है, ये देखें जरा, मल्टीप्लाई किया, इसने ये वाली जीरो वाली नॉइस इसके अंदर ऐड कर दी, ये खत्म हो गया। वो वही रही, देखे ना, ये ऐसा ऐसे ही मल्टीप्लाई 1 के साथ हो रही है, 1 के साथ हो रही है। यस, यानी कि सिलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स एंड ड्रॉपिंग ऑफ न्यूरॉन्स, यानी कि यहाँ नॉइस ऐड करने से मुराद ये है कि हम किस न्यूरॉन को निकाल रहे हैं। ठीक है, बाकी वो हम ऐसा जैसे ही रहने दे रहे हैं। अब आप चाह रहे हैं कि हर न्यूरॉन के अंदर कुछ वैल्यू भी चेंज, नहीं, वैल्यू चेंज नहीं हो रही। ठीक है, यहाँ नॉइस से मुराद ये है कि किसको निकाल रहे हैं, कंप्लीट निकाल रहे हैं उसको। ठीक है, यहाँ नॉइस से मुराद ये है। अच्छा जी, अब थोड़ी सी और एक्सप्लेनेशन इंट्यूशन की बात। इंट्यूशन मेरे ख्याल डिस्कशन के दौरान भी होगी। वो क्या थी इंट्यूशन नंबर 1, कि जैसे ही मैं नंबर ऑफ न्यूरॉन्स नॉकआउट करता हूँ तो ये नेटवर्क क्या हो जाता है, मेरा सिंपल हो जाता है। तो सिंपल नेटवर्क जो है वो ओवरफिटेड नहीं होता। दूसरी और एग्जांपल, बरा प्लीज इसको भी ज़रा देखिएगा। देखिए, अब मेरा कोई भी न्यूरॉन है ना, मतलब मैं अगर किसी एक न्यूरॉन की बात करूँ, यहाँ पे फॉर इंस्टेंस मैं इस वाले न्यूरॉन की बात करूँ, मैं जस्ट एक न्यूरॉन को फिक्स करता हूँ ताकि हम इस बात को एक्सप्लेन करें। देखिए जी, ये एक न्यूरॉन है। अब देखिए ये ना, एक अभी अगर एक दफ़ा हमने ट्रेनिंग के दौरान बड़ी तवज्जो से देखिए इस बात को, मैं ड्रॉप आउट की एक और इंट्यूशन बताने लगा हूँ आपको कि अगर ड्रॉप आउट हम अप्लाई नहीं कर रहे होते तो होता क्या था, ट्रेनिंग कैसे हो रही थी
कि ये यहाँ से भी लिंक आ रहा है, यहाँ से भी लिंक आ रहा है, यहाँ से भी एक्टिवेशन की वैल्यू आ रही है, यहाँ से भी एक्टिवेशन की वैल्यू आ रही है। ठीक है, इन चारों न्यूरॉन से एक्टिवेशन की वैल्यू एज अ इनपुट आ रही थी। ठीक है, अच्छा, ड्यूरिंग ट्रेनिंग इट क्वाइट पॉसिबल कि कुछ जो इनपुट फीचर्स है ना वो हाई वेटेज गेट कर रहे हैं, यानी कि इनका जो वेट है ना बड़ा हो जाए, इसके वेट की वैल्यू बड़ी हो जाए, इसके वेट की वैल्यू छोटी रहे, इसके वेट की वैल्यू भी शायद बहुत बड़ी हो, इसके वेट की वैल्यू बिल्कुल मामूली सी रहे। इट क्वाइट पॉसिबल, यानी कि जैसे ट्रेनिंग फॉरवर्ड पास बैकवर्ड पास होता जा रहा है तो इस हवाले से ये वेट्स जो है ना अपडेट होते जा रहे हैं। यानी कि ये जैसे जैसे हमारी ट्रेनिंग होगी ये कुछ वेट्स बहुत बड़े होते जाएंगे अगर हमने कोई रेगुलाइजेशन अप्लाई नहीं की। रेगुलाइजेशन अप्लाई करने का मतलब क्या है, वेट्स को छोटा करना, यही था ना। ठीक है, तो ये वेट बड़े होते जा रहे हैं, कुछ वेट्स इनपुट से वेट बड़े हो रहे हैं, कुछ पे छोटे हो रहे हैं। अब अगर हमने ड्रॉप आउट अप्लाई किया, देखा बड़े गौर से देखिएगा, पहली दफा ड्रॉप आउट अप्लाई किया इसका मतलब क्या है, ये वाला वेट यहां से इनपुट आनी नहीं, ऐसे ही है ना, ये लिंक है ही नहीं। हमने अप्लाई की ड्रॉप आउट, ये लिंक है, एग्जिस्ट करता है, ये वाला लिंक भी नहीं है, इसका मतलब है इस वाला इसके वैलिड वेट भी कोई अहमियत। तो ये जस्ट दो लिंक से इनपुट आ रही है। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि मैं ये दो लिंक्स हैं जहां से जो भी एक्टिवेशन आएगी उसके मुताबिक यहाँ पे क्या एक आउटपुट आएगी। ठीक है, प्रिडिक्शन होगी और उसके बाद अगले न्यूरॉन पे चला जाएगा और आउटपुट होगी उसके मुताबिक। अब जो भी आउटपुट होगी उसके बाद जब बैकवर्ड पास होना है, अब वेट्स कौन से अपडेट होंगे, बड़ी तवज्जो से देखिएगा, ये वाले तो नहीं हो रहे थे जो पहले बड़े हो रहे थे, जिनकी वैल्यू बड़ी हो रही, अब वो तो है ही नहीं। अब जिनकी वैल्यू बड़ी छोटी थी अब वो क्या हो रहे हैं, वो बड़े हो रहे हैं कुछ, यानी कि उनको इंपॉर्टेंस, उनको कुछ अहमियत दी जा रही है। सही है, इसका मतलब आप इस आइट्रेशन के अंदर इन वेट्स की वैल्यू कुछ बड़ी हो रही है, इसकी वेट्स की वैल्यू कुछ बड़ी हो रही है। सही है, अब देखें जरा, अब बैकवर्ड पास के अंदर ये मामला हुआ, अब नेक्स्ट आइट्रेशन के अंदर क्या होगा, नेक्स्ट आइट्रेशन के अंदर ये फॉर इंस्टेंस मैं कहता हूं नॉकआउट हो गए यूनिट्स और इनको अहमियत दे दी गई। अब इनकी वजह से यहां पे आउटपुट आई, आउटपुट हुई आखिरी लेयर पे, अब बैकवर्ड पास हुआ तो किसके वेट अपडेट हुए, इनके वेट अपडेट हुए। मेरी बात समझ, यानी कि इसका भी कुछ वेट अपडेट हो गया, इसका भी कुछ वेट अपडेट हो गया जो पहले नहीं हुए थे। ठीक है, ये बात समझ आ रही है। तो हो क्या रहा है, यानी कि बार बार हम कुछ न्यूरॉन्स को नॉकआउट कर रहे हैं और बार बार हम कुछ न्यूरॉन को रिटेन कर रहे हैं। तो ऐसा करने से क्या मतलब, कोई भी एक न्यूरॉन पे सभी जो वेट्स है ना उनको अहमियत दी जा रही है। जब दूसरे लफ्जों में बड़ी तवज्जो सुनिएगा, हम वेट्स को बेसिकली क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। वेट्स को क्या कर रहे हैं, हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है, सभी को थोड़ा थोड़ा कहते हैं अहमियत दे रहे हैं। इसका मतलब वेट्स की जो वैल्यू है ना वो श्रिंक हो रही है अमंग द डिफरेंट नोड्स। डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से क्या है, ये इसकी वैल्यू बहुत बड़ी हो रही थी ना, अब वो छोटी हो गई। इसकी तो छोटी थी, हाँ ये और थोड़ी सी शायद बड़ी हो गई, लेकिन है छोटी। तो सभी न्यूरॉन की वैल्यू बेसिकली क्या हो रही है, छोटी हो रही है। ठीक है जी, बात समझ आ रही है। तो वैल्यू छोटा होना मतलब क्या है, डब्ल्यूज की वैल्यू छोटा होना मतलब क्या है, जी शाबाश, डब्ल्यू की वैल्यू छोटा होना मतलब रेगुलराइजेशन हम अप्लाई कर रहे हैं। यही बात हमने लास्ट लेक्चर के अंदर या और प्रीवियसली जब हमने रेगुलराइजेशन की बात की थी तो वहां पे साबित किया था हमने वेट डिके, कि जैसे जैसे ट्रेनिंग करें वेट छोटे होते जाए। देखा ना, जो हमने कॉस्ट फंक्शन लिखा था उसके अंदर दो टर्म ऐड कर ली थी हमने। एक हमने कॉस्ट फंक्शन की, यानी कि जो हमारी डाटा टर्म थी, और मीन स्क्वायर एरर या क्रॉस एंट्रोपी फंक्शन, बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी फंक्शन, और दूसरा रेगुलराइजेशन टर्म। तो रेगुलराइजेशन टर्म ऐड की तो उस वजह से क्या हुआ, वो डब्ल्यू छोटे होने शुरू हो गए। तो अब हम बात कर रहे हैं ड्रॉप आउट की, तो ड्रॉप आउट की वजह से भी जो है वेट्स क्या हो रहे हैं, छोटे हो रहे हैं। ठीक है जी, तो छोटे होना मतलब हमारा फंक्शन जो है वो सिंपल, फंक्शन सिंपल हुआ तो इसका मतलब है ओवरफिटिंग जो है वो कम होगी। ठीक है जी, तो ये सारा कुछ था जनाब ड्रॉप आउट के कॉन्टेक्स्ट में। अब मैं ज़रा कुछ चीज़ें हाईलाइट करना चाह रहा हूँ कि अर्ली स्टॉपिंग क्या स्ट्रेटजी है और डाटा ऑगमेंटेशन क्या है, उसको ज़रा हम डिस्कस कर लेते हैं। कोई सवाल जी, सवाल से कोई सवाल जी, कोई सवाल, अच्छा जी।
अच्छा जी, अर्ली स्टॉपिंग। अर्ली स्टॉपिंग स्ट्रेटजी ये है कि आप ना लॉस कर्व को देखें। लॉस कर्व किसकी, हमने लास्ट टाइम डिस्कस ये किया था, डाटा सेट को हम हमेशा दो हिस्सों के अंदर डिवाइड कर देते हैं या तीन हिस्सों के अंदर, और इम्पॉर्टेंट जो है हमारा डाटा सेट वो ट्रेनिंग का है और वैलिडेशन का डाटा सेट है। तो आपने ट्रेनिंग और वैलिडेशन डाटा सेट की कॉरस्पॉन्डिंग जो है लॉस कर्व ड्रा करनी, वो क्या होगी, ठीक है ना। जैसे जैसे नंबर ऑफ आइट्रेशन अगर हमने हाइपर पैरामीटर ठीक सेट किए हुए हैं तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ट्रेनिंग लॉस कुछ एरर या लॉस या कॉस्ट की हम बात कर रहे थे तो कॉस्ट लिखते थे। अच्छा जी, नंबर ऑफ आइट्रेशन जैसे जैसे मूव होंगी बढ़ती जाएंगी तो क्या होगा, ये जो हमारी लॉस कर्व है जो कि ट्रेनिंग डाटा के साथ सेट के साथ जुड़ी हुई है वो डाउन आना शुरू, ठीक है जी। यही होगा ना, आइडियल सिचुएशन ऐसी ही है ना। अच्छा जी, अगर हमने कोई रेगुलेशन टेक्निक नहीं अप्लाई की तो वेट शुरू में तो बहुत छोटे होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता लर्न करते करते, यानी कि यहाँ मैं कह सकता हूँ W की वैल्यू नियरली इक्वल टू 0, और जैसे जैसे हम नंबर ऑफ आइट्रेशन बढ़ती जाती हैं तो W जो है वो क्या होना शुरू हो जाते हैं, बड़े होना शुरू होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसके साथ ही आपने लॉस कर्व ड्रा करनी है किसकी, वैलिडेशन डाटा सेट की। आप देखेंगे वो कुछ इस तरह की हो जाती है कि जैसे जैसे आप जितना लॉन्गर, लास्ट टाइम हम देख ही रहे थे कि अगर आप अंडर फिटिंग को रिजॉल्व करना चाह रहे हैं, हाई बायस को कम करना चाह रहे हैं तो लॉन्गर ट्रेनिंग करें, ठीक है, ताकि आपका डाटा, आपका जो मॉडल है वो ट्रेनिंग डाटा सेट पे अच्छा फिट हो, ठीक है। यानी कि जितना हम लॉन्गर ट्रेन करेंगे उतना ही वो डाटा सेट पे बेहतर फिट हो जाएगा। लेकिन वैलिडेशन डाटा सेट पे नुकसान होना शुरू हो जाता है खास लेवल के पहुंचने के बाद, जैसे आपको यहाँ पे आना शुरू नजर आ रहा है। अब हम क्या कह रहे हैं हम चाह रहे हैं कि वो एक ऑप्टिमल पोजीशन फाइंड कर दे जहाँ ट्रेनिंग एरर भी कम है और वैलिडेशन है, तो वो हमें कुछ शायद ये वाला पॉइंट नजर आ रहा है, ठीक है, जहाँ ट्रेनिंग एरर और वैलिडेशन एरर दोनों कम है। इसके बाद क्या होना शुरू हो जाता है, वैलिडेशन एरर बढ़ना शुरू हो जाता है और ऑल दो ट्रेनिंग एरर जो है हमारा कम होना शुरू है। देखिए हमारा कंसर्न किसके साथ है, हम किस वाले डाटा सेट पे चाह रहे हैं कि एरर कम आए, किस वाले डाटा सेट पे हम अच्छे रिजल्ट चाह रहे हैं, ट्रेनिंग में चाह रहे हैं हम, वैलिडेशन डाटा सेट पे या टेस्टिंग डाटा सेट पे चाह रहे हैं। और हम अस्यूम करते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन हमारे वैलिडेशन डाटा सेट की है ऐसी ही डिस्ट्रीब्यूशन हमारे टेस्टिंग डाटा सेट की भी हो, ठीक है, हम ये अस्यूम करते हैं। तो जो जैसा जैसा रिजल्ट आएगा हमारा वैलिडेशन का हम अस्यूम करेंगे ऐसा ही रिजल्ट हमारा टेस्टिंग डाटा सेट पे आएगा, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है इस पे क्या करेंगे हम, जो वेट्स है ना उन्हें हम सेव करेंगे और उन्हें हम समझेंगे कि दीज आर द बेस्ट वेट्स, जो डब्ल्यूज यहां आए ये वाले डब्ल्यू, ठीक है, जो हमने लर्न किए वी कंसिडर दैट वेट्स एज अ बेस्ट वेट्स। तो हम यहां पे क्या करेंगे, स्टॉप ट्रेनिंग करना, बेसिकली ट्रेनिंग होती भी ले रहे, लेकिन हम कंसिडर किससे करेंगे, इन वाले वेट्स को। तो इस स्ट्रैटेजी को बेसिकली क्या कहते हैं, इसका प्लस क्या है, एडवांटेज क्या है बता सकते हैं। आपको किसी लैम्डास के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं, हाइपर पैरामीटर की कोई बात ही नहीं,
आप सिंपल ट्रेनिंग करें, कोई रेगुलाइजेशन ना अप्लाई करें, ना ड्रॉप आउट अप्लाई करें, ना L2 अप्लाई करें, आप जस्ट कर्व देखें ट्रेनिंग के दौरान क्या कर्व हो रही है, या ट्रेनिंग होने दें जितनी नंबर ऑफ पास रखी है, आप जस्ट इस कर्व को देखें और देखें कहाँ करके कितनी नंबर ऑफ आइट्रेशन के बाद जो है वो लॉस की वैल्यू इस ऑप्टिमल पॉइंट पे पहुंची। और आप कोशिश करें हर इपॉक के बाद वेट सेव करते रहें। वेट सेव मैं ज़रा इम्प्लीमेंटेशन के कॉन्टेक्स्ट में आपको बता रहा हूँ कि हर 100 इपॉक के बाद आप वेट सेव कर रहे हो, हर 100 इपॉक के बाद वेट सेव कर रहे हो। आपने देखा जैसे ही यहाँ ये वैल्यू 200 हुई ना, या 210 हुई, या 300 हुई, यहाँ पे जो है ना वो हमारा ऑप्टिमल पॉइंट आ गया। बस वही वेट्स आप यूज़ कर जो लास्ट आपने सेव किए। These weights are your best या ऑप्टिमल वेट्स जहां पे वैलिडेशन एरर कम है। ठीक है जी। तो फायदा क्या हुआ कि आपको किसी तरह के हाइपर पैरामीटर की सर्च, लैम्डा की सर्च करने की जरूरत नहीं है। रेगुलाइजेशन जो लैम्डा है उसे सर्च करने की जरूरत नहीं है। लेकिन नुकसान क्या है? नुकसान मैं आप एंड्रयू एनजी के कॉन्टेक्स्ट में आपको बताने लगा। वो क्या है? देखिए, ट्रेनिंग करने के दौरान हम क्या चाह रहे होते हैं? ट्रेनिंग करते के दौरान हम क्या चाह रहे होते हैं? ट्रेनिंग अभी लॉस कर को जरा ये वैलिडेशन जरा बोलें, क्या चाह रहे हैं हम? ट्रेनिंग का लॉस शाबाश कम होगा। ट्रेनिंग लॉस कब हो कम होगा? जब हमारा फंक्शन जो है वो ट्रेनिंग डेटा सेट पे अच्छा फिट हो जाए। ऐसे ही है ना? एक चीज बात समझ आ रही? अच्छा जी। अब यहां पे हम क्या चाह रहे हैं? एक काम तो ये चाह रहे हैं, एट द सेम टाइम दूसरा काम भी हम चाह रहे हैं। वो क्या जी? एट द सेम टाइम हम चाह रहे हैं कि यार इतना भी फिट ना हो। ठीक है, हम अभी वो देखें, वो फिटिंग की तरफ हम जा रहे हैं। देखें जरा, अभी फिटिंग हुई भी नहीं, मतलब ट्रेनिंग हो रही है, ट्रेनिंग के दौरान हम मकसद है ट्रेनिंग लॉस कम हो, ट्रेनिंग लॉस तो कम नहीं हुआ। एट द सेम टाइम आपने जस्ट देखा वैलिडेशन लॉस इतना आ गया, यानी कि ये काम भी इनकम्प्लीट रहा। और दूसरे काम को आपने अहमियत दे दी जो क्या थी? वैलिडेशन लॉस का काम होना। ठीक है, तो एंड्रयू एनजी एक टर्म यूज कर रहा होता है, ऑर्थोगोनलाइजेशन, जिसका मतलब क्या है? एट वंस एक टास्क को परफॉर्म करें, एक टास्क को अहमियत दें। या रेगुलाइजेशन कर लें या ट्रेनिंग लॉस को, यानी कि उसका कहने का मतलब यह है कि ये ना करें आप। ये काम अगर आप करना चाह रहे हैं ना, आप रेगुलाइजेशन अप्लाई कर दें, वो ऑटोमेटिकली दोनों काम ही आपके लॉस फंक्शन के थ्रू ही हैंडल हो रहे होंगे। यानी कि यहां आपने लॉस फंक्शन के अंदर रेगुलाइजेशन नहीं अप्लाई की, आपने जस्ट इस वाले फंक्शन को देखा, मतलब ये लॉस फंक्शन को आपने जस्ट देखा, ये ऑप्टिमल पॉइंट देखा और बस ट्रेनिंग छोड़ दिया। लोग वैसे इसको अप्लाई करते हैं, रियलिटी के अंदर लोग अप्लाई करते हैं, और मैंने भी कई दफ़ा अप्लाई से किया हुआ है। लेकिन आपको जस्ट मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, अगर आप इससे कंफर्टेबल हैं इट्स फाइन। कई लोग इस पर कोई कमेंट नहीं करते, कहते हैं हाँ ठीक है ये भी एक टेक्निक है, इसे यूज़ कर लो। आपके पास बेस्ट मॉडल आ गया ना, बस ठीक है यूज़ करें इसे। आपने किसी ने पूछना आपको, आपके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, इट्स ओके। ठीक है, ये जस्ट मैंने आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू बताया, भले आप इसे नेगेटिव ना लें। ठीक है, जस्ट एन अदर पॉइंट। अच्छा जी, ये था दूसरा तरीकाकार। अब जरा हम बात करते हैं तीसरे एक तरीकाकार, दैट नेम इज डेटा देखें। पिछले लेक्चर के अंदर हम बात कर रहे थे, ओवरफिटिंग को सॉल्व करना है तो एक तो ये जितनी भी रेगुलाइजेशन टेक्निक आपको बताई हैं उन्हें अप्लाई करें। दूसरा तरीकाकार क्या है कि आप डेटा सेट का साइज जो है वो क्या करें? बड़ा कर। तो ये डाटा अगमेंटेशन बेसिकली क्या है? एक फेक तरीके से ना, नकली तरीके से डाटा सेट को साइज को बढ़ाने का तरीकाकार है कि आपके पास जो भी डाटा सेट है, ठीक है, कैट के इमेजेस हैं फॉर इंस्टेंस, तो उन्हीं के अंदर ना कुछ
उन्हीं को कुछ उसके साथ कुछ ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दें उनके ऊपर। उन ट्रांसफॉर्मेशन को अगर अप्लाई करेंगे तो आप क्या करेंगे, बेसिकली डाटा सेट साइज को बड़ा कर लेंगे। फॉर इंस्टेंस आपके पास कैट का इमेज है, तो कैट के इमेज को क्या करें, जहां पे भी कैट है ना उसे थोड़ा सा ट्रांसलेट कर दें। जो पहले इमेज था आपके पास वहां पे कैट ऐसे यहाँ करके, अभी मैं आपको विजुअली दिखाता हूँ। फॉर इंस्टेंस कैट यहाँ पे करके थी, ठीक है, ओप्सो के कैट बन गई। तो अब आप क्या करें, तो इसके साथ चलें जो भी है, इसको ना इसको लेफ्ट मूव कर दें, ट्रांसलेट कर दें, इसको रोटेट कर दें, इनके रोटेट कर दें, इसी को स्केल कर दें, छोटा कर दें या बड़ा कर दें, इसके अंदर नॉइस ऐड कर दें, क्रॉप कर दें, ठीक है। इस तरह की डिफरेंट स्ट्रेटजी अप्लाई करें। दीज ऑल स्ट्रेटजीज बिलोंग टू डाटा ऑगमेंटेशन। एक और बड़ी ही, मैं अब इसको आपको व्यूल भी आपको दिखाता हूं, एक और बड़ी शानदार तरीकाकार है, यानी कि ये मैंने आपको बताई ज़्यादातर डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन की मैंने बात की है, रोटेशन, स्केलिंग, ठीक है, ट्रांसलेशन या क्रॉपिंग या नॉइस ऐड कर देना। अच्छा, इसी तरह से एक और तरीकाकार भी है। पहला तरीकाकार मैंने आपको बताया ज़्यादातर ट्रांसफॉर्मेशन का। अच्छा, डेटा सेट बढ़ाने का तरीकाकार। अच्छा, दूसरा तरीकाकार, जनरेटिव मॉडल्स को यूज करें, वेरिएशनल ऑटो इनकोडर को यूज कर लें, जितना भी डाटा सेट है उस पर आप उसे ट्रेन करें और उसे कहें नए इमेजेस बना के दो ऐसे ही मुझे। गैन को यूज करें, उसे कहें नए इमेज जनरेट करके दो मुझे, अभी मेरे पास ये 2000 इमेजेस हैं, ऐसे ही नए जनरेट करके दो। डिफियर मॉडल को कहें कि मुझे ऐसे अच्छी क्वालिटी के इमेज जनरेट करके दो, इसे नजर पे, ठीक है। और मेरे साथ एक स्टूडेंट काम कर रहा है, अगेन हम ऐसे ही एक डाटा सेट को ना, छोटा डाटा सेट था, हमें एक क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी, तो हम ऐसे ही वेरिएशन ऑर्डर इनकोडर को पहले टेस्ट किया, रिजल्ट आए तो सही लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी के नहीं आए। फिर हम गैन पे शिफ्ट हो गए, तो अभी वो गैन्स पे काम कर रहा है, कुछ रिजल्ट हमारे पास आ रहे हैं अच्छे, और इसी तरह से अब हम डिफियर मॉडल के बारे में सोच रहे हैं कि किसी को यूज़ कर लें। बेसिकली अभी तो हम व्यूअली देख रहे हैं, मतलब दो तरह से है, एक तो व्यूअली आप देखें उसकी क्वालिटी कैसी है, दूसरा कुछ मैट्रिक्स हैं, जैसे मतलब गैन के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात करूं तो वो उसके एक मैट्रिक यूज़ किया जिसका नाम है FID, फ्रैचिट इंसेप्शन डिस्टेंस, इसको यूज़ करते हैं। एक और मैट्रिक है जिसका नाम है लर्न परसेप्चुअल इमेज पैच सिमिलैरिटी, ठीक है। इसके अलावा एक और मैट्रिक है जिसका नाम शायद इंसेप्शन है, इंसेप्शन नेट या इंसेप्शन करके उसका। तो ये काफ़ी सारी मैट्रिक हैं जिनको यूज़ करके हम ये देख सकते हैं कि हाँ इसकी क्वालिटी, अगर ये नंबर बहुत छोटा आता है, मतलब आप बेसिकली इसके अंदर कर क्या रहे होते हैं, दो डाटा सेटों को कंपेयर कर रहे होते हैं, एक जो आपका ग्राउंड ट्रूथ है, दूसरा आपने जो जनरेट किया, इनकी दोनों की क्वालिटी को सिमिलैरिटी देख रहे होते हैं। इसी तरह से पैच सिमिलैरिटी भी देख रहे होते हैं। तो अगेन ये नंबर छोटा है, इन मैट्रिक को मैंने अपने काम के अंदर वैसे यूज़ भी किया था, ठीक है। अभी स्टाइल गैन देखा, पहले सिंपल एक हमने खुद से नेटवर्क बना के देखा उस पर कैसे रिजल्ट आते हैं, आजकल स्टाइल गैन पे कर रहा है, और उसके बाद इसी तरह से वेरिएशन, उसे बहुत शौक है कि मैं खुद से कोड करूँ, उसे समझाया भी है कि यार खुद से कोड करना ठीक है, इट्स ओके, आपकी बड़ी लर्निंग होती है, लेकिन अगर गिटहब पे पहले से किसी ने लिखा हुआ कोड अगर आपको मिल जाए, अगर आप उसे यूज़ करें या उसे मॉडिफाई करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो हम ऐसे मुख्तलिफ अटैम्प्ट्स कर रहे हैं, ठीक है। ECG का डाटा है बेसिकली हमारे पास, ECG का ना, तो उसका हम जो है ना वो कर रहे हैं क्रिएट, ठीक है जी। अच्छा जी, अब जरा इनके ना, ये मैंने आपको बताया, बड़ी तवज्जो सुनिएगा इस बात को प्लीज, ये मैंने स्ट्रेटजी बताई, जिस चीज़ के बारे में आपने बहुत केयरफुल रहना है जब आपने डाटा आर्गुमेंटेशन करनी है। फॉर इंस्टेंस ये जो मैं ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा था, स्पेशली रोटेशन है, ट्रांसलेशन है, ठीक है, या स्केलिंग है, खास तौर पे रोटेशन। फॉर एग्जांपल मेरे पास डाटा सेट था MNES डाटा सेट, जिसके अंदर इमेजेस, जिसके अंदर इमेज के ऊपर डिफरेंट डिजिट्स लिखे हुए हैं, ऐसे 1 2 3 4, ऐसे फॉर एग्जांपल लिखा है 6, ठीक है। इसको पे आपने क्या अप्लाई किया, रोटेशन अप्लाई कर, इस वाले इमेज पे कितनी रोटेशन अप्लाई किया आपने कहा 180। ऐसा करने से क्या हो गया,
ये 9 बन गया। देखिए इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो लेबल था वो क्या था 6, तो ये क्या बना दिया आपने 9। इसका मतलब आपने बहुत ख्याल करना है, कोई ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं अप्लाई कर देनी जिसके आपके डाटा एग्जिस्टिंग डाटा सेट के लेबल खराब हो जाए, ग्राउंड ट्रूथ खराब हो जाए। ठीक है, तो इस बारे में ज़रा ख्याल करके रखें आप। ठीक है जी, चलें जी, अब मैं आपको थोड़ा सा विजुअली एक दो लिंक्स पे दिखाता हूँ कि लोग डाटा आर्गुमेंटेशन अप्लाई करते हैं तो वो कैसे करते हैं। ठीक है जी, अभी आप अगर दिखा सकें तो ठीक है, तो आज दिखा। अच्छा जी, मैं आपको एक वेबसाइट है, इसका नाम है nanonet.com। यहाँ पे देखें ज़रा डाटा, ये जो मैं डाटा आर्गुमेंटेशन की डिफरेंट स्ट्रेटजी आपको बता रहा हूँ वो वहाँ अप्लाई होती है नज़र आ रही है। ठीक है, ज़रा क्लोज करके दिखाना है, क्लोज अप उतार दें, भले इसे उतार लें। अब मैं आपको जस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन ये मैंने लिंक आप लोगों से शेयर किया है। यहाँ देखें जी, ये ब्लॉग है, बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है डाटा आर्गुमेंटेशन को। देखें ये कैट है, तो कैट को कैसे हम डिफरेंट तरह की ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हैं इसके ऊपर। और नीचे मैं अभी आपको दिखाता हूँ बाकायदा कोड, अगर आप इसे अप्लाई करना चाहें, खुद से भी देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। जैसे सबसे पहले फ्लिपिंग अप्लाई की है, उसका कोड यहाँ पे लिखा, इमेज अभी नज़र नहीं आ रहा। ओह सारे इमेजेस कोड सारे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे नेट चलेगा यहाँ पे जी। ये अगर आप अपने मोबाइल पे देखें, चले बस इस वाले लिंक से प्लीज़ आप ज़रा देख लीजिएगा सारी ट्रांसफॉर्मेशन। एक्चुअली मैं चाह रहा था व्यू भी आपको दिखाऊं, अभी अपने मोबाइल रिकॉर्डिंग वाले पहले ज़रा बंद कर दें थोड़ी देर के लिए। इस लिंक को मैंने आपसे शेयर किया है।